हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के सॉल्व MCQs। ये सॉल्व MCQs मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हैं और आपसे ये फ़ाइल भी शेयर की जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs भी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर्स डैट कैन अफेक्ट द बिज़नेस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको निकाल दिया जा सकता है जो बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। यानी कि जितने भी फैक्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, तमाम फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं बिज़नेस के ऊपर सिवाय एक को छोड़ के। डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर भी और नेचुरल फैक्टर भी। यहाँ जवाब आएगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ज़ाहिर बात है ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका असर ना हो बिज़नेस पर। तमाम के तमाम अफेक्ट करते हैं। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी। अब इसमें से कौन सी बिज़नेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी जैसे कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। करवा ले कोई अलग बात है, लेकिन लाजमी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इनमें से कौन सा एक नुकसान है। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट शेयरिंग नुकसान है। प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ता है पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद है इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि पार्टनरशिप डीड का जो पार्टनरशिप बिजनेस का जो पार्टनरशिप डीड होता है, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान। किस हिसाब से किया जाता है? एज़ पर एग्रीड रेशियो। एग्रीड जो रेशियो होता है पार्टनरशिप डीड में, उसके मुताबिक, रेशियो के मुताबिक होता है। ये नहीं होता कि इक्वल कर दिया जाए या फिर जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बल्कि जितना रेशियो के ऊपर पार्टनर्स एग्री कर रहे होते हैं और वो रेशियो पार्टनरशिप डीड में होता है। उसके बाद है फिर द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बोरो फ्रॉम बैंक आर मेंशन इन। अब ये जो पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये किस में मेंशन होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिज़ाइनिंग अ बिज़नेस प्लान। अब इनमें से किसको कंसिडर करना चाहिए जब बिज़नेस प्लान को डिज़ाइन किया जाए? उसके अंदर जो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के, और मार्केटिंग कंपोनेंट्स भी हैं बिज़नेस के, और फाइनेंशियल कंपोनेंट्स भी है। इसका जवाब है ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए इनके तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग कंपोनेंट एंड द फाइनेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद है फिर अ फर्म एक्वायर्स अनदर फर्म एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटस एंगेजिंग इन। एक फ़र्म जो है वो दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है एक तरह से, यानी कि ख़रीद लेती है। और ये जो इसकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इज़ एंगेजिंग इन। तो वो फर्म किस में एंगेज कर रही है? स्ट्रेटजिक एक्विजिशन के अंदर कर रही है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है ना ओवरऑल बिजनेस की, और वो एक्वायर कर रही है। वो कहलाया जाएगा स्ट्रेटजिक एक्विजिशन। द रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो किसी कंट्री की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी गुड्स की भी सर्विस की भी, दोनों चीज़ों की हो, तो उस रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद है फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आर। अब एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ क्या होती है? एक्सपोर्ट से आपको पता ही होगा कि जो सामान बाहर जाता है किसी दूसरे मुल्क, उसको हम जो है वो एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। गवर्नमेंट जो है वो कुछ कंसेशन देती है, कुछ पे करती है अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको, ताकि वो प्राइस कम कर सकें जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। उसके बाद है इफ़ अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैज़ बिन इग्नोरिंग कस्टमर कंसर्न अबाउट स्मॉल वॉर टॉयज़ एंड टॉय गन्स इंक्लूडेड इन देयर किड मील्स, देन मैनेजर शुड बिगिन। अब एक बहुत ही सक्सेसफुल फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है जो कि इग्नोर कर रहा है कस्टमर का जो कंसर्न है स्मॉल वॉर टॉयज़ का और टॉय गन्स का शामिल करने में, जो बच्चों का जो खाना है उसके अंदर। मैनेजर को क्या करना चाहिए? फोकस किसके ऊपर फोकस करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए? फ़र्म की जो एथिक्स है उसके ऊपर, अखलाकियात जो है एक्चुअली। और उसके बाद है डैश इज़ अ डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट इंक्लूड्स हायरिंग माइनॉरिटी वर्कर, मेकिंग सेफ प्रोडक्ट्स, मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन, यूजिंग एनर्जी वाइजली एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये तमाम चीज़ें जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड हो गई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो होंगी, ये क्या है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है ये।
उसके बाद है फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस which involves ongoing environmental scanning and an analysis of organizational objectives, strategies and policies aimed at declining. So ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात हो रही है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो एक डायनामिक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व ऑनगोइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसके अंदर शामिल है, और एक एनालिसिस है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ का एम्ड एट डिसाइडिंग. सो इसमें होता क्या है कि डिसाइड किया जाता है राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय नीडेड व्हेन एंड वेयर. अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यही होता है कि कितनी तादाद में लोग चाहिए और फिर उनकी क्वालिटी, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी हो, एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, और कब ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी है, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी सीट के लिए. सो ये तमाम चीज़ें. उसके बाद है फिर MBTI इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट. जो MBTI एक पर्सनैलिटी टेस्ट है दैट हैज़ बीन यूज्ड टू सेलेक्ट कैंडिडेट who will more likely engage in organizational citizenship behavior at work. However, critics of this test suggest that the result can change over time as a person's personality develops. So, MBTI जो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को जो कि ज़्यादा इंगेज रहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर में काम के वक्त. सो क्रिटिक्स जो है इस टेस्ट के उन्होंने सजेस्ट किया कि रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ चेंज हो सकता है क्योंकि एक शख्स की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है. सो इसी वजह से जो टेस्ट है MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट, ये टेस्ट वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है. वैलिड तो है लेकिन रिलायबल नहीं है. सो उसके बाद है फिर सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉन एज. वो सिलेक्शन डिवाइसेस जो बेस करती हैं फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर कैंडिडेट्स की, उनको जाना जाता है किस नाम से? मेडिकल टेस्ट के नाम से. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज़ टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. टर्नओवर को शो करता है, यानी कि जो लोग छोड़ के जा रहे होते हैं उसको शो करता है. तो वो कौन सा चार्ट है? वो है रिप्लेसमेंट चार्ट. उसके बाद है दी हॉथर्न स्टडीज़ फाउंड. हॉथर्न स्टडी हुई थी, उसके अंदर क्या चीज़ सामने आई? उसके अंदर ये बात सामने आई कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली तौर पे अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंसान मिल के काम करता है. उसके बाद है मैस्लो हायरार्की. अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है अब्राहम मैस्लो की, अ पर्सन हु बायज अ मोशन डिटेक्टर बर्गलर अलार्म फॉर हर हाउस इज़ मोटिवेटेड टू डू सो इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड. एक अलार्म ख़रीदा, ज़ाहिर बात है एक कस्टमर, एक पर्सन ने, एक शख्स ने बर्गलर अलार्म या फिर मोशन डिटेक्टर अपने घर के लिए. सो वो कौन सी नीड को उसने अपनी पूरा किया? सो यहाँ पे उसने अपनी कौन सी नीड पूरी की? ये जो है सिक्योरिटी नीड को उसने अपनी पूरी की है. उसके बाद है कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी आर कैरेक्टराइज्ड एज. सो कंपनी की पॉलिसी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन और सैलरी, इनको करेक्टराइज़ किया जाता है हाइजीन फैक्टर्स के तौर पे. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव एक्सपेक्टेंसी. इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए? सो वो है डिलीवर रिवॉर्ड्स एज प्रोमिस्ड. रिवॉर्ड्स को डिलीवर किया जाए, दिया जाए जैसा कि प्रॉमिस किया है उसके मुताबिक. जितना प्रॉमिस किया है, जैसा प्रॉमिस किया उसके मुताबिक रिवार्ड्स को डिलीवर भी किया जाए. अगर नहीं किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेंसी गिरेगी, और दिया जाएगा तो ज़ाहिर बात है इम्प्रूव होगी. उसके बाद है द टर्म जॉब रोटेशन. अब जॉब रोटेशन जो है इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स दैट स्टाफ इज़ मूव पीरियडिकली फ्रॉम टास्क टू टास्क. पीरियडिकली स्टाफ को मूव किया जाता है टास्क टू टास्क, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव किया जा रहा है टू इंक्रीज़ वैरायटी एंड इंटरेस्ट, ताकि उसका जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके. जो वैरायटी है उसके अंदर भी इजाफा होगा, ज़ाहिर बात है एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ जाएगा, और इंटरेस्ट में भी इजाफा होगा. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ बेसिक आइडिया इन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. सो इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है जो बेसिक आइडिया है डेफिनेशन में मार्केटिंग की? सो वो है टोटल कंपनी एफर्ट. टोटल कंपनी एफर्ट शामिल नहीं है. और इन डैश ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड. सो इनमें से कौन सी मार्केटिंग है जिसके अंदर
या कौन सा स्टेज है मार्केटिंग का जिसके अंदर कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई किया जाता है, वो है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज के अंदर ही देखा जाता है कि कस्टमर की कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड है और उसको फिर सेटिस्फाई किया जाता है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सच नहीं, यानी कि झूठ है या गलत है जिसे कहना चाहिए। सो वो है दे आर टेंजिबल होती है सर्विस। टेंजिबल का मतलब क्या आता है, जो चीज़ देखी जा सके या जिसको टच किया जा सके, फिजिकली जिसको देख सके या टच कर सके, उसको हम टेंजिबल कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है सर्विस जो है वो कोई फिजिकल किस्म की चीज़ नहीं होती, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते और इसको हम टच भी नहीं कर सकते। उसके बाद है द डिग्री टू विच अ टूल और टेस्ट मेजर व्हाट इज़ सपोज टू मेजर, यानी जिस हद तक एक टूल जो है वो या टेस्ट जो है वो मेजर करता है जो उसको मेजर करना चाहिए, तो उसको जाना जाता है किससे उसको क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा वैलिडिटी, यानी कि वैलिड है ये टूल जो है एक तरह से वैलिड है ये। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनमें से किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा लाइबिलिटी होना, इवन कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ जाए अगर कर्ज़ा जो है वो ज़्यादा चढ़ जाता है बिज़नेस के ऊपर। सो जो ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है उससे ज़्यादा का अगर कर्ज़ा चढ़ जाए तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। उसके बाद है व्हाट इज़ पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो पोटेंशियली जो बिगेस्ट एडवांटेज है स्मॉल पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर वो क्या है, वो है रेजिंग कैपिटल रेज करना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किस तरह के बिजनेस की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जनरल पार्टनरशिप की नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं होती जैसे कि ऊपर बताया गया, लेकिन एक कॉरपोरेशन जो होती है जिसको कंपनी भी कहा जाता है या जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितना इन्वेस्ट किया है उतनी ही लाइबिलिटी होगी, चाहे जितना कर्जा चढ़ जाए तो लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है, इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद है इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी द इंटायर ओनरशिप इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल मोस्ट फ्रीली, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो ऑनरशिप होती है वो ईज़िली ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है आराम से उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑनरशिप को किसी दूसरे को। और उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। सो इनमें से कौन सा या कौन से कंपोनेंट हैं बिज़नेस के। सो आंसर है ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। ट्रेड भी एक्चुअली यहाँ पे गलती हुई है, ये इसका आंसर है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसका आंसर है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। सो इसका आंसर है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये दोनों जो है वो बिज़नेस का हिस्सा हैं और यही लेक्चर नंबर 1 के अंदर है। आप हैंड आउट के अंदर अगर आप जाएंगे या स्लाइड के अंदर तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और इस स्लाइड को, इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और अगर आपको कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।